ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल मित्रों। भगवान धन्वंतरि की कृपा से आज की क्लास आरंभ करते हैं। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो बहुत सारे साथी अभी तक भी नहीं जुड़े हैं। कल अपना क्लास हुआ था और बहुत ही विस्तार से हम लोगों ने कल के क्लास में रस धातु का मॉडर्न कंसेप्ट समझा था, यानी कि रस संवहन, जिसको हम रस सर्कुलेशन ऐसा हमने टॉपिक दिया है। तो पिछले क्लास का वीडियो हमने ग्रुप में और यूट्यूब पे कहीं डाल दिया है, आप सभी लोग देख लीजिएगा। आज से जो है टॉपिक जो है रस धातु के ऊपर जो है, ये अपना रस धातु के ऊपर, सभी धातुओं के ऊपर कहिए कि सभी धातुओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज का टॉपिक देख लेते हैं क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं सप्त धातु के ऊपर। सभी धातुओं के बारे में पढ़ लिया है वैसे थोड़ी डिटेल में, कि रस धातु क्या है, रक्त क्या है, मांस क्या है, मेद है क्या है, कैसे बनता है, सारंगधर के अनुसार हमने देखा था। और आज जानेंगे उपधातु और मल के बारे में जानेंगे। तो कहेंगे कि आपने धातु के बारे में पूरी बताया नहीं है, अभी आप तो केवल रस के बारे में ही बताए हैं, उपधातु क्यों पढ़ा रहे हैं, मल क्यों पढ़ा रहे हैं। तो ऐसा है कि रस धातु पढ़े हैं तो इसका जो मल है ये भी पढ़ लेंगे। तो इसके साथ साथ में जो है सभी धातुओं के उपधातु और मल पढ़ेंगे, ठीक है। तो सभी धातु और इसके उपधातु और मल पढ़ेंगे। और ये कैसे बनता है, केवल पढ़ने से, ये रट्टा लगाने से नहीं होगा, बल्कि हम इसे समझेंगे भी कि कैसे बनता है। तो ये जो है अपना रहा धातु, उपधातु और मल का पूरा जो है कंसेप्ट, इसको मैं बताऊंगा और इसका प्रमाण जो जहाँ से है वो मैं बताने वाला हूँ। तो धातु, उपधातु और मल, ये तीनों का परिभाषा आपको समझ में आनी चाहिए, इसका है। और इसके बाद जो है ये जो धातु है, उपधातु और मल है, तो धातु के बारे में तो बता दिया कि धातु का स्वरूप क्या है, वो पहले या दूसरे क्लास में ही बता दिया था मैंने, यानी कि जब से ये धातु टॉपिक आरंभ हुआ है। लेकिन उपधातु का स्वरूप क्या है ये भी बताने वाले हैं। जैसे स्तन्य, तो स्तन्य का स्वरूप क्या है, रज, तो रज का स्वरूप क्या है, कफ, तो कफ तो सभी को पता है, आंसू और लार सभी को पता है, जो पता है वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी इसके सभी के बारे में बताने वाला हूँ। कंडरा, सिरा क्या है, इसके स्वरूप क्या है, तो इसका मतलब स्वरूप क्या है। फिर पित्त, इसका स्वरूप क्या है, पित्त के बारे में तो बता ही दिया, पित्त के बारे में, कफ के बारे में भी बता दिया है ना। आर्तव, तो आर्तव का स्वरूप क्या है, ठीक है। त्वचा और बसा, तो त्वचा क्या है और कितने प्रकार का कैसे कैसे बताया गया है, निर्माण होता है। तो त्वचा क्या है, त्वचा का स्वरूप क्या है, बसा का स्वरूप क्या है। और कर्ण, जिह्वा, लसिका मल, इस प्रकार से तो नासिका मल, ये तो सभी जानते हैं कि नासिका मल, जिह्वा मल, कर्ण मल, इस प्रकार से सभी जानते हैं। स्नायु और संधि क्या है, इसका स्वरूप क्या है, ठीक है। फिर इसके अलावा दांत का, नाखून का सभी को पता है, केश और त्वचा मल, नेत्र मल सभी को पता है। लेकिन ओज क्या है, ओज का स्वरूप क्या है, और युवान पीड़िकाएँ क्या है, इस प्रकार से सभी का स्वरूप भी बताने वाले हैं। तो जो रस धातु कहिए या कहिए कि ये जो टॉपिक है धातु, उपधातु, मल, ये भी टॉपिक बहुत बड़ा है। और ये सभी टॉपिक जो है, ये सभी जो है टॉपिक जो है धातु के टॉपिक में है, जी हम कवर करने वाले हैं। और ये जो धातु का टॉपिक है, धातु मतलब टिश्यू, तो टिश्यू क्या है, मानव शरीर का रचना एवं क्रियात्मक आधार है। तो हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, जैसा आपको समझना है। तो चलिए आज का टॉपिक आरंभ करते हैं। आज का मुख्य टॉपिक यही है, सप्त धातु के बारे में सभी पता है, उपधातु क्या है और ये कौन कौन है और किसके हैं, और मल क्या है और कौन कौन से हैं और किसके हैं, ये देखेंगे। और दो प्रमुख उपधातु के बारे में पढ़ने वाले हैं, स्तन्य और रज, ये दोनों धातु के उपधातु के बारे में पढ़ने वाले हैं, इसका स्वरूप के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे, क्योंकि क्या है कि मान लीजिए स्तन्य और रज ये दोनों उपधातु है, तो इसका स्वरूप क्या है। और यदि हम स्वरूप को समझ लेते हैं तो कभी भी आप ऐसे पेशेंट का केस टेकिंग करेंगे जिसके स्तन्य और रज में
प्रॉब्लम है तो उसको आप ट्रीटमेंट देंगे तो ठीक होगा। तो हमें उपधातु को समझना ज़रूरी है, तभी जो है क्या है कि हम चिकित्सा कर पाएंगे धातु, उपधातु और मल, है ना। तो चलिए आज का टॉपिक यहाँ से प्रारंभ करते हैं। तो कोई भी साथी यहाँ से पढ़िए ये उपधातु क्या है, क्योंकि धातु के बारे में सभी जानते हैं कि दे धारनात् धातवा, कि जो शरीर को धारण करे और पोषण करे उसे धातु कहते हैं। जैसे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये धातु है क्योंकि ये शरीर का धारण करते हैं और पोषण करते हैं। लेकिन उपधातु क्या है, तो उपधातु के परिभाषा से ही आज का टॉपिक आरंभ करते हैं। तो मृत्युंजय दत्ता जी आप यहाँ से पढ़िए उपधातु। ये कोई भी आपकी स्पीकर खुलिए अपना। हाँ जी शंभू जो जी, धातु हाँ पढ़िए। समान उपधातु जो धातु के समान हो तथा जो शरीर को आधार तो प्रदान करे परंतु उसका पोषण ना करे वह उपधातु कहलाती है। जबकि धातुएं शरीर का धारण व पोषण दोनों कार्य संपादित करती है। देखिए उपधातु का परिभाषा आया है यहाँ पे, और कई साथी कंफ्यूजन भी हो गए कि धातु यानी कि मेटल, है ना, कहीं ऐसा ना समझें उपधातु। तो वो यहाँ पे मेटल की बात नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे टिश्यू की बात किया। धातु मतलब टिश्यू यानी कि उत्तक, ठीक है। और उपधातु मतलब उप उत्तक, ऐसा आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो उपधातु के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो आप जब सर्च करेंगे गूगल पे आदि तो धातु मतलब, है ना, आयरन, जिंक, कैल्शियम, ये इस प्रकार से, मैग्नीशियम, ये सब बताएगा, और उपधातु वगैरह वही सब बताएंगे। लेकिन हम लोग आयुर्वेद का पढ़ रहे हैं ना, तो आयुर्वेद में क्या बताया गया है धातु के बारे में ये देखते हैं। तो जो धातु के समान हो, यानी कि धातु के समान हो, इसका मतलब है कि जो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र के जैसा ही हो, क्योंकि उससे उत्पन्न हुआ हो, यानी कि जो धातु से उत्पन्न हो उसे उपधातु कहते हैं। सिंपल परिभाषा है, जो धातु से उत्पन्न हो उसे उपधातु कहते हैं, या कहिए जो धातु के समान हो उसे उपधातु कहते हैं। और जो शरीर को आधार प्रदान करे परंतु उसका पोषण ना करे, ये सबसे बड़ी परिभाषा है कि धातु से उत्पन्न हुआ है, ये धातु के समान है, और दूसरा बात है आधार प्रदान करे परंतु पोषण ना करे, वह उपधातु कहलाता है। जैसे ये सभी जो मैंने बताया है, स्तन्य, रज, कंडरा, सिरा, त्वचा, बसा, स्नायु, संधि, दांत, केस, ओज। मानिए किसी का केस नहीं है जी, तो क्या हो जाएगा, लेकिन धारण तो करता है ना अपने शरीर को, अपने शरीर को धारण करता है लेकिन पोषण नहीं करता है जी। तो इसलिए केस को और दांत को, स्नायु, संधि को, इस प्रकार से इसको कहा गया है कि ये पोषण नहीं करता है ना, इसलिए। लेकिन अपवाद में शुक्र हो सकता है जी। शुक्र तो क्या है कि सभी धातुओं का ओज, है ना, शुक्र तो ठीक है। ओज के बारे में, ओज के बारे में, ओज क्या है कि उपधातु है शुक्र धातु का, तो ये अपवाद हो सकता है क्योंकि ओज तो सभी धातुओं का जो है सार है, तो ये तो क्या है पोषण करता है, तो अपवाद में मिल जाएगा। लेकिन वैसे केस, दांत, स्नायु, संधि, बसा, त्वचा, कंडरा, सिरा, स्तन्य, रज, इस प्रकार से सभी क्या है जी उपधातु हैं। तो कितने हो गए, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 1, 11, एकादश उपधातु हो गया जी। उसमें ओज को छोड़कर सभी धातु, उपधातु जो है क्या है, वैसे तो सभी धातु से ही बने हैं, रस से स्तन्य और रज, इस प्रकार से रक्त से कंडरा, सिरा, मांस, इस प्रकार सभी है जी। लेकिन यहाँ पे जो है ऐसा बताया गया है कि ये सभी उपधातु धारण करते हैं शरीर को, लेकिन पोषण नहीं करते हैं। पोषण का काम जो है धातुओं का है, शरीर को पोषण प्रदान करने का काम धातु का है। इसलिए बताया गया है जो शरीर को धारण करे, पोषण का काम जो है धातु का है, धारण का काम जो है दोनों का है, धातु और, है ना, इस प्रकार से ये परिभाषा है। तो धातु का हो गया परिभाषा, और मल का भी पढ़ दीजिए, है ना। मलिनीकरण मला, ये पहला जो ये सूत्र तो पहले मैंने बता दिया, हिंदी अर्थ पढ़ दीजिए। मलिनीकरण मलना जो शरीर को मलिन करे तथा जिसकी उत्पत्ति आहार से होती है, इसलिए इन्हें मल कहा जाता है।
इनका शरीर से स्वर मार्गों से निष्कासन होना परमावश्यक है। मलों के शरीर में संचय होने से अनेक विकार उत्पन्न होते हैं। देखिए, मल के बारे में बताया था मैंने कि जो शरीर को मलिन करे उसे मल कहते हैं। सभी को याद होगा, जो सभी शरीर को मलिन करे, गंदा करे, जिसकी उत्पत्ति भी आहार से हुआ है, यानी कि भोजन करते हैं उससे उत्पन्न हुआ है। जैसे मल मूत्र पसीना, तो ये आहार से ही उत्पन्न हुआ है, इसलिए इन्हें मल कहा जाता है। इनका शरीर से स्व मार्गों से निकलना आवश्यक है, यानी कि जो मार्ग है, मल मूत्र का मार्ग है, वो मल मूत्र मार्ग से निकलता है। स्वेद अपने स्वेद वाहिनियों से निकलती है, तो अपने अपने मार्गों से निकलती है। तो मलों के संचय होने से अनेक विकार उत्पन्न हो सकते हैं। तो देखिए जी, किसी को भी धातु, उपधातु, मल के बारे में कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए, है ना। तो बहुत सारी परिभाषाएं, डिफिनेशन हो सकती है। जैसे दोष के बारे में, जो शरीर को दूषित करे। धातु क्या बताया, जो शरीर को धारण करे। उपधातु, जो धातु के समान हो पर धारण करे, पोषण ना करे। अब मल मतलब जो शरीर को मलिन करे। तो इस प्रकार से कंसेप्ट है जी। मल है तो मलिन कर रहा है, धातु है तो धारण कर रहा है ना। इस प्रकार से दोष है तो दूषित कर रहा है, सिंपल है। तो इस प्रकार से दोष और धातु के बारे में पढ़ लिया। उपधातु के बारे में मलों का परिभाषा देख लिया। अब एक एक धातु का, उपधातु और मल के बारे में पढ़ने वाले हैं जी, ठीक है। तो पढ़िए यहाँ से आगे पढ़ दिएगा, ठीक है ना। जैसे रस से, रस का उपधातु अष्टन और रज, इस प्रकार से। रस का उपधातु स्तन्य व रज। मल, कफ, आंसू, लार। रक्त का भी पढ़ दीजिए। रक्त का उपधातु कंडरा व सिरा। मल, पीत और आर्तव। मांस का, मांस का उपधातु त्वचा व बसा। मल, जीभ, कर्ण, नशिका, मल। मेद का उपधातु स्नायु व संधि। मल, पसीना, जीभ, शीर्ष का मल। अस्थि का उपधातु दांत और मल नाखून। मज्जा का उपधातु केश और मल त्वचा स्नेह नेत्रमल। शुक्र का उपधातु ओज और मल युवान पीड़िकाएं। ठीक है जी, बस यही था। अब देखिए जी, रेफरेंस इसका जो है सारंगधर संहिता पूर्व खंड अध्याय 5 में है जी। स्तन्यम रजश्चा नारी नाम काले भवती गच्छति, है ना। इस प्रकार से जो सूत्र है, इसी सूत्र के आधार पे हम जो है ये हमने बनाया है ना। आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए, इसलिए मैंने ये जो है इस प्रकार से समझना है। देखिए, सबसे पहला धातु क्या मैंने बताया कि आप जैसे आहार रस लेते हैं तो उसका सार के विभाजन से रस बनता है, आहार रस। और रस जो है फिर रस धातु बनता है। तो रस धातु दो प्रकार के, रस दो प्रकार के मैंने बताया था, अस्थाई रस, पोषक रस। तो पहले पोषक रस से अस्थाई रस बन जाता है, यानी रस धातु। फिर रक्त, तो रक्त के बारे में अभी कुछ नहीं बताया मैंने, लेकिन बताया है मैंने कुछ कुछ कि रस से रक्त का निर्माण जो है यकृत और प्लीहा में होता है। तो अभी मॉडर्न कंसेप्ट भी तो लाना है यहाँ पे कि आरबीसी का निर्माण जो है बोन मैरो में होता है, सुना है। तो ये कैसे होता है और क्या माना जाता है मॉडर्न में, ये भी मैं बता दूंगा, ठीक है। क्योंकि आयुर्वेद ने तो क्या है, हजारों साल से लीवर और स्प्लीन में बोला जा रहा है। तो ये क्या है कि रक्त का निर्माण जो है, आप गूगल में डालें, यूट्यूब पे डालें, तो बोन मैरो में बताते हैं, हड्डी के अंदर बताते हैं। तो ये हड्डी के अंदर बताते हैं, तो हड्डी में से कौन सी नस है या फिर कैसे क्या है, जिससे क्या है कि अपने शरीर में खून आता है। ये भी कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। तो इसके बारे में बताएंगे, रक्त के बारे में बहुत विस्तार से बताएंगे। अभी तो रस धातु का ही चर्चा चल रहा है। तो इस प्रकार से रस धातु हो गया। फिर मांस, मांस का है त्वचा और बसा, उपधातु कहा गया है जी। उपधातु का परिभाषा क्या है जी, जो धातु के समान ही हो लेकिन ये जो है पोषण ना करे, ठीक है। इस प्रकार से सभी धातु का उपधातु और मल दिया गया है। अब हम जानेंगे सबसे पहला धातु, रस धातु का उपधातु क्या है, अब इसका स्वरूप क्या है। तो आपको तो पता चलेगा, अस्तन्य। रस धातु का उपधातु है अस्तन्य और रज, और मल है कफ, आंसू, लार। कफ, आंसू, लार। तो यहाँ पे कुछ समझ में आ गया। कफ के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है ना। कफ का क्या गुण है, कफ के
जो मैंने गुण बताए 8-10 गुण, इस प्रकार से सभी गुण बता ही दिया मैंने, है ना। गुरु है ना, संदिग्ध है, इस प्रकार से भारी है, मैंने 10 गुण बता दिया कफ का और समझा भी दिया था। तो ये तो बहुत पहले ही टॉपिक हो गया है। आंसू और लार, आँखों से निकलने वाला आंसू और मुख से उत्पन्न होने वाला लार, तो ये हो गया। बाकी मल के बारे में मैं बताऊंगा, इसका स्वरूप तो बता ही देंगे, लेकिन उपधातु का स्वरूप अभी नहीं देखे हैं, उपधातु के बारे में नहीं जानते होंगे। तो 7 जो है जो धातु हैं, इसके सभी उपधातु भी बताए गए हैं। तो पहला धातु है रस धातु, इसका जो उपधातु है स्तन्य और रज। तो चलिए पढ़ते हैं आज का टॉपिक, प्रमुख टॉपिक, स्तन्य और रज का स्वरूप क्या है, ये क्या है असल में, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़िए स्तन्य का स्वरूप क्या है। ये स्तन्य का स्वरूप आहार परिपक्व होने पर जो स्वच्छ एवं मधुर रस उत्पन्न होता है, वह संपूर्ण शरीर का पोषण करने के लिए पूरे शरीर में भ्रमण करता है। जब माता प्रेम पूर्वक शिशु को दूध पिलाने के लिए उत्सुक होती है, तब संपूर्ण शरीर से आकर स्तनों में जो रस प्राप्त होता है, वह स्तन्य या दूध कहा जाता है। देखिए जी, सबसे पहले समझना है स्तन्य। स्तन्य मतलब होता है जो स्तन में है, तो दूध है। स्तन्य मतलब जो स्तन में है वो दूध है, इसका ये मतलब स्तन्य मतलब ये होता है, ना कि स्तन होता है। स्तन्य यहाँ पे लिखा गया है। तो स्तन्य मतलब क्या है, जो स्तन में है तो उसमें क्या होता है, दूध होता है। तो सभी स्तनधारी प्राणी जो होते हैं, जैसे मानव हो गया या पशुओं में गाय और भैंस, बकरी, है ना, इस प्रकार से और भी चीज़ें हैं, हथनी, घोड़े, गधी, उटनी, इस प्रकार से क्या है कि बताया गया 8 या 9 प्रकार के ऐसे दूध वर्ग है प्राणी, जिससे दूध उत्पन्न होता है। और ये सब का जो है हम ग्रहण भी कर सकते हैं। पर अपना मानव में देखें, मानव जाति में देखें, तो मानव जाति में भी क्या है कि स्त्रियों के दूध के बारे में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ना कि स्तन के बारे में बात कर रहे हैं। तो स्तन्य मतलब होता है दूध, जो स्तन में है स्तन्य कहलाता है। ये क्या है, तो आहार परिपक्व होने पर, आहार का सार्किट विभाजन होता है और ये जब परिपक्व हो जाता है, उसके परिपक्व होने पर जो स्वच्छ एवं मधुर रस उत्पन्न होता है, ये रस ही है ना, जो उत्पन्न होता है, वह संपूर्ण शरीर का पोषण करने के लिए पूरे शरीर में भ्रमण करता है। तो कहीं भ्रमण करता है, लेकिन जब माता प्रेम पूर्वक शिशु को दूध पिलाने के लिए उत्सुक होती है, तब जो है शरीर से आकर के स्तनों में रस प्राप्त होता है, ऐसा बताया गया है जी। वही स्तन्य वही दूध कहलाता है। यह भाव प्रकाश निघंटों का परिभाषा है। तो दूध का स्वरूप क्या है, तो परिपक्व आहार से उत्पन्न हुआ एवं मधुर रस से युक्त जो रस का सार भाग है, वही देह के संपूर्ण भागों से धमनियों द्वारा सिराने धमनियों के द्वारा दोनों स्तनों में प्राप्त होकर दूध होता है। एतब वही स्तन्य है, यानी कि दूध है। तो सभी स्तनधारी प्राणी, चाहे गाय हो, है ना, बकरी हो, भैंस हो, तो ये सभी अपने बच्चों के लिए ही दूध देती है ना। फिर हम निकालते हैं अपना गाय या बैल, गाय, बकरी, है ना, भैंस, इस प्रकार से सभी प्राणियों का जो है यहाँ पे चर्चा किया गया। तो दूध का स्वरूप आपको पता चल गया जी कि दूध का स्वरूप क्या है। ये क्या है, रस धातु का ही सार भाग है। तो क्या है कि कई बार भ्रम भी फैलाया जाता है कि ये जो दूध है ना, ये मांसाहार है। तो मैंने इसके ऊपर में चर्चा किया था एक क्लास में कि दूध जो है प्योर शाकाहारी है जी, है ना, मांसाहारी नहीं है ना, मांसाहार में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये जो है मांस के बाद यदि ये उत्पन्न होता दूध तो हम मान सकते थे, लेकिन ये रस धातु से ही उत्पन्न है, रस धातु से ही उत्पन्न है। इसलिए क्या है, यानी कि आहार, यानी कि गाय को हमने चारा खिलाया, घास खिलाया और जो भी चीज़ें हमने खिलाई, उसी का जो है बदलाव जो है थोड़ा सा हो करके हमारे को प्राप्त होता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मांसाहार यानी कि ये मांस धातु, मेद धातु, अस्थि मज्जा धातु के बाद हमें प्राप्त होता, तो हम मानते हैं कि हाँ भाई ये रक्त के बाद बना है, तो रक्त का ये फटा हुआ या फिर रक्त से निर्मित होता है, खून जब फटता है तो दूध बनता है, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं। हमने सुना है क्योंकि कि रक्त जब फटता है तो दूध बनता है, नहीं, बल्कि रस जब परिपक्व होता है तो दूध बनता है सभी प्राणियों में। तो ये
पूरा जो है, तो इसलिए कहा गया है कि यदि गाय को अच्छा खिलाएंगे, अच्छा जो है चारा देंगे, अच्छा पानी देंगे, विशेष रूप से पानी, क्योंकि दूध में क्या है जी, पानी है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या है कि 4% फैट है ना, कुछ प्रोटीन है, यही है ना। तो लगभग 70-80% तो पानी ही होगा उसमें, ठीक है। तो पानी है, तो पानी जितना अच्छा होगा उतना अच्छा दूध होगा। तो बाकी चारा जो भी हम अच्छा घास खिलाएंगे, तो इसलिए रस का ही उपधातु जो है, यानी कि ये भी शरीर का जो है धारण करता है, लेकिन पोषण नहीं करता है इस शरीर का, है ना, वहाँ पे अपने उस शरीर के, लेकिन हाँ दूसरे प्राणी के लिए पोषण का कार्य करेगा, जो भी है ना सेवन करेगा उस स्तन्य का, तो यानी कि दूध का, ठीक है। तो इस प्रकार से बता दिया गया, ठीक है। अब पढ़िए उपधातु का लक्षण क्या है, तो ये तो बता ही दिया, फिर भी पढ़ दीजिए इसे। रजस का उपधातु का लक्षण, प्रस्तुता स्त्रियों के दोनों स्तनों में 2 धमनियों के द्वारा प्राप्त हुए रस से ही दूध होता है और उसके आश्रय दोनों स्तन हैं, अर्थात वह दूध दोनों स्तनों में रहता है और शुद्ध मांस का जो स्नेह होता है वह वसा कहलाती है, अथवा तपाए जाते हुए मेद का जो स्नेह होता है वह वसा कहलाती है। देखिए ठीक है, अपने को तो इतना ही समझना था उपधातु का लक्षण में। प्रसूता स्त्रियों के दोनों स्तनों में, यानी कि प्रसूता स्त्रियों के ही दो, चाहे सभी स्तनधारी प्राणी का देखें तो क्या है कि प्रसूता क्या है कि स्त्रियों के ही मतलब दूध प्राप्त होते हैं जी। तो क्या है कि प्रसूता स्त्रियों के दोनों स्तनों में दोनों धमनियों के, 2 धमनियों के द्वारा, है ना, धमनियों के द्वारा, मैंने पहले ही बताया है, धमनियों के द्वारा प्राप्त हुए रस से ही दूध होता है, और वह उसके आशय, यानी कि दूध का आशय कहाँ है जी, सभी का आशय मैंने बताया था, तो 7 आशय बताया था, लेकिन गर्भाशय और स्तनाशय, ये 2 आशय स्त्रियों में विशेष रूप से होता है, स्त्री जाति में, ठीक है। तो इस प्रकार से चाहे गाय हो, चाहे बकरी हो, चाहे भैंस हो, चाहे स्त्री हो मानव जाति के, तो सभी में गर्भाशय और स्तनाशय दो विशेष आशय जो है, वैसे और सभी आशय जैसे अमाशय, पक्वाशय, मूत्राशय, मलाशय, इस प्रकार से स्त्री पुरुष सभी में होते हैं, लेकिन गर्भाशय और स्तनाशय स्त्री जाति में होता है। तो ये जो है धमनियों द्वारा प्राप्त रस से दूध उत्पन्न होता है, तो दोनों स्तनों में उत्पन्न होता है। इस प्रकार से बस इतना ही हमें समझना था। बाकी जो है यहाँ पे बताया गया है वसा और मेद के बारे में, तो आगे के धातु में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से जी देखा आपने रज का स्वरूप, अच्छा क्या है कि स्तन्य का स्वरूप। तो स्तन्य के स्वरूप में आपने समझ लिया कि स्तन्य का क्या स्वरूप है ना। तो ये आपने ये भी समझ लिया कि ये जो है किस प्रकार का है और ये किसका उपधातु है और ये कैसे बनता है। तो रस से, रस का परिपक्व आहार, माने आहार परिपक्व होने पर जो स्वच्छ मधुर रस उत्पन्न होता है, और जब माता प्रेम पूर्वक जो शिशु को दूध पिलाने के लिए उत्सुक होती है, तब पूरे शरीर में से 2 धमनियों के द्वारा क्या है कि आशय में आता है। फिर जो है बच्चे जो हैं क्या है कि पान करता है, स्तनपान करता है, दूध पीता है, इस प्रकार से हो गया। तो जी इसमें ऐसा आपको समझना है कि जब उपधातु में कभी गड़बड़ी आ जाता है, हमने इसलिए आपको पढ़ाया और पढ़ना इसलिए जरूरी है कि जब ये उपधातु में जितने भी उपधातु हैं, जो स्तन्य है, रज है, कंडरा, सिरा, त्वचा, वसा, है ना, जितने भी उपधातु है या मल है, जब भी उपधातु में प्रॉब्लम आए या मल में प्रॉब्लम आए तो हमें धातु को ठीक करना है। धातु को ठीक करना है, तो धातु को कैसे ठीक करना है, और धातु के क्षय और वृद्धि के कारण उपधातु खराब होते हैं। धातु का क्षय हो रहा है या तो वृद्धि हो रहा है, तो इसका उपधातु भी क्षय वृद्धि इस प्रकार से होगा, और मल भी क्या है कि डिस्टर्बेंस हो जाएगा। तो धातु सही रहेगा तो उपधातु भी सही रहेगा, मल भी सही रहेगा, और अगर धातु का ही क्षय या वृद्धि होगा तो उपधातु का भी और मल का भी दिक्कत होगा, ठीक है। तो स्तन्यम, स्तन्य के बारे में, दूध के बारे में, तो दूध में जब कभी विकृति आ जाती है, विकृति क्या आ जाती है जी, तो बहुत सारी विकृति आ जाती हैं, जैसे दूध में रक्त का आना, है ना, दूध में रक्त का आना है कि नहीं विकृति, सभी
मतलब कि स्तनधारी प्राणी में ये समस्या होती है। तो गायों में विशेष रूप से आपको देखने को मिलता होगा, क्योंकि गाय पालन सभी करते होंगे। गाय को देखते हो थनैला हो जाता है, होता है कि नहीं? तो स्त्री जाति में भी हो जाता है ना? जब क्या बच्चे स्तनपान नहीं करते हैं इस प्रकार से हो जाता है, लेकिन हम गाय में सामान्यतः देखते हैं। तो क्या है, थनैला रोग हो जाता है। फिर दूध के साथ साथ में रक्त आने लग जाता है, तो ये भी एक रोग हो गया। तो इसके अलावा स्तन में क्या है, गांठ भी हो जाता है, वो तो थनैला में आ गया। लेकिन मानव में क्या है, ब्रेस्ट ट्यूमर हो जाता है, होता है कि नहीं? स्त्री जाति में तो ब्रेस्ट ट्यूमर हो गया, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, या फिर स्मॉल ब्रेस्ट हो गया, बिग ब्रेस्ट हो गया, या ब्रेस्ट से संबंधित, स्तन्य से संबंधित भी। देखिए, केवल और केवल यहाँ पे स्तन्य यानी कि दूध से संबंधित नहीं, बल्कि उसका आश्रय स्थान। अब बताइए कि यदि क्या है कि आश्रय स्थान खराब होगा तो उसमें जो स्थित है वो भी खराब होगा, या फिर जो उसमें है वो यदि खराब हुआ तो जहाँ पे वो है वो भी खराब हो जाएगा। जैसे क्या है कि दूध खराब हुआ तो दूध का आश्रय स्थान क्या है जी? स्तन है, तो स्तन भी खराब होगा। जैसे मैंने बताया कि पित्त यानी कि पित्त प्रकोप है, तो पित्त का आश्रय स्थान क्या है जी? रक्त है। तो पित्त तो प्रकोप हुआ, पित्त में उष्णता तो है, तो रक्त में भी उष्णता आ जाती है, यानी कि पित्त के साथ में रक्त भी दूषित हो जाता है। तो पित्त दूषित है तो पित्त क्या है? दोष है, और रक्त क्या है? दुष्य है। इसी प्रकार से यहाँ पे समझिएगा कि ये जो उपधातु है, या कहे जो दूध है, ये उपधातु है, लेकिन जो जिसमें है ये आश्रय स्थान क्या है जी? तो स्तन है ना? स्तनाशय जो मैंने बताया, तो ये क्या है? दूषित हो जाते हैं। जब क्या है, ये दूषित हो जाते हैं, स्तन्य दूषित हो जाते हैं, दूध जब दूषित हो जाते हैं तो उसका आश्रय स्थान भी दूषित हो जाएगा, तो उसमें विभिन्न प्रकार के रोग होंगे। तो आप देख लीजिए आधुनिक समय में कि कितने रोग हैं जी, है ना? ब्रेस्ट से संबंधित कितने रोग हैं? तो बहुत सारे रोग हैं। विशेष रूप से क्या है, ब्रेस्ट ट्यूमर बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो हम तो क्या है कि वेटनरी डॉक्टर तो है नहीं, हम तो क्या है कि स्त्री जाति को ही विशेष रूप से फोकस करके हम पढ़ेंगे। तो फिर भी क्या है कि जितने भी स्तनधारी प्राणी हैं सभी में ये नियम लागू होगा जी, और ये चिकित्सा लागू होगा। ठीक है, कि स्तन से संबंधित जितने भी रोग हैं, ब्रेस्ट ट्यूमर, विशेष रूप से ब्रेस्ट ट्यूमर के बाद ब्रेस्ट कैंसर, इस प्रकार से जो हो जाता है, तो ये सभी जो है रस धातु का क्षय हुआ है या वृद्धि हुआ है ना? तो रस धातु की विकृति हुआ है तभी ये समस्या हुआ है। और रस धातु की विकृति होगा तो कफ की भी विकृति होगा। कफ का है, मल है, और आंसू और लार, है ना? आंसू और लार ये क्या है जी? रस धातु का मल है। तो किसी का लार बहुत ज़्यादा आता है जी, या लार ही नहीं है, तो रस धातु की वृद्धि में लार ही लार आएगा, और रस धातु के क्षय में लार ही नहीं आएगा। इसी प्रकार से रस धातु के कमी में दूध ही नहीं बनेगा, और रस धातु ज़्यादा बन जाएगा तो दूध ज़्यादा बनेगा, यह विकृति होगी जी। तो इस प्रकार से रस धातु क्या है, वृद्धि होने से या क्षय होने से स्तन में समस्या आएगी। ठीक है, और स्तन में समस्या आएगी। तो इस प्रकार से स्तन का हमने स्वरूप देख लिया। अब हम दूसरा चीज देखने वाले हैं, रज क्या है। तो स्तन का हमने स्वरूप देख लिया, इसके सभी रोग के बारे में भी पढ़ेंगे बारी बारी से, लेकिन आपको तो बस इतना ही समझाना था कि ये स्तन है ना, और जो दूध है या स्तन है ये उपधातु रस धातु का है। तो हमें रस धातु के ऊपर हमें फोकस करना, रस धातु को ठीक करना है। रस धातु क्षय हुआ है तो इसकी पूर्ति कर देना है, रस धातु की वृद्धि हुआ है तो उसे संतुलन कर देना, कम कर देना है, यानी कि रोकना है। तो ये क्षय वृद्धि क्यों होता है? तो क्षय तो हो जाता है जब अग्नि तेज हो जाता है, अब वृद्धि कब हो जाता है जी? जब अग्नि मंद हो जाता है। तो अग्नि मंद को हम तेज करेंगे और अग्नि तेज को मंद करेंगे, यानी बैलेंस करेंगे। तो इसके लिए दो ही दवाई है, क्षय वृद्धि के लिए बताएंगे, तो स्तन्य से संबंधित सारा दोष ठीक हो जाएंगे। अब हम पढ़ते हैं रज, है ना। रज का स्वरूप, तो कोई भी साथी यहाँ से पढ़िए रज का स्वरूप। रजस का स्वरूप, रजस, रज, हाँ ठीक है, रज का ही स्वरूप ठीक है, पढ़िए। रजत का स्वरूप जो खरगोश के रक्त जैसा हो अथवा लाही के रस जैसा गहरा लाल हो, और जो सफेद कपड़े को विरूप ना करे, अर्थात रजत से लिपे हुए वस्त्र को धोने पर उसका दाग या धब्बा ना पड़े, ये आर्तव मासिक आर्तव शुद्ध होता है। देखिए रजस का स्वरूप यहाँ पे आया है। रज क्या है?
तो बताया गया है कि जो खरगोश के रक्त के जैसा हो। खरगोश के रक्त अब कौन देखने गया, लेकिन खरगोश के रक्त क्या है कि विशेष बताया गया है जी, ये बात जान लीजिए, है ना। खरगोश के रक्त से लोह धातु भी शुद्ध होता है, ये भी हमने पढ़ा था कहीं कि खरगोश के रक्त है उसको अब तो वैसे हमने प्रयोग नहीं किया, लेकिन लोहा धातु को शुद्ध करने के लिए लोहा को तपाइए और खरगोश के खून में डालिए तो कहते हैं लोहा शुद्ध हो जाता है, ठीक है। और ये शुद्ध लोहा का प्रयोग बहुत ही काम का होता है ना। आयरन की कमी को पूरा करता है और आयरन को अच्छा करता है, अपने शरीर में बैलेंस करता है। तो रज का स्वरूप क्या है, तो ये तो पुरुषों के लिए नहीं है, ये स्त्रियों के लिए है रज, क्योंकि मैंने क्या बताया जी, गर्भाशय और स्तनाशय स्त्रियों के ही दो प्रमुख आशय हैं, पुरुषों में जो नहीं है। दो आशय कम होता है पुरुष में, या कि स्त्रियों में ही ये दो आशय हैं, जो स्तनधारी हैं उन्हीं में स्त्री जाति में होता है। तो जो खरगोश के रक्त के जैसा हो, यानी कि रज का स्वरूप है कि खरगोश के जैसा हो, खरगोश के रक्त के जैसा हो, सॉरी, खरगोश के रक्त के जैसा हो अथवा लाही के जैसा हो। तो कहिए लाही क्या है, तो लाही आप जाइए सर्च करिए गूगल में, लाख, क्या लिखिएगा जी, लाख होता है ना, LAKH, तो लिखिए लाख प्लांट, अभी आप देख सकते हैं। तो लाख है क्या है कि पहले यूज होता था, अब तो मिलता भी नहीं है। लाख आयुर्वेदिक का ही है, ये आयुर्वेद का ही जड़ी बूटी है ये, लेकिन ये लाल होता है और इसकी जो है चूड़ियाँ बनाई जाती है जी। तो पहले के ज़माने में जो चूड़ियाँ बनते थे, अब तो प्लास्टिक हो गया जी, कांच हो गया, लेकिन पहले के ज़माने में लाख की चूड़ियाँ बनती थी और आज भी बनता है कहीं ना कहीं। तो ये चूड़ियाँ सबसे श्रेष्ठ होता है जी, लाख की चूड़ियाँ। अब महंगी भी देती है बंगाल क्योंकि ये में नेचुरल बनता होता है, है। क्या जी, बंगाल में बनता है, बंगाल में। अच्छा जी, बंगाल में हम लोग बनता है। यहाँ लाही बोलते हैं उसको, लाही। लाही कहते हैं, ये लाख कहते हैं, लाख प्लांट। और दूसरा हमें लगता है ये जलता भी है, आपने महाभारत में लाक्षागिरी सुना होगा जी, वही लाख, वही है ना। पूरे पूरे इंडिया में, मतलब बंगाल में ही सबसे फेमस है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो लेकिन आपने लाक्षागिरी का नाम सुना होगा ना, ये जलनशील पदार्थ भी होता है, सही है ना। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो इसी से चूड़ियाँ भी बनता है और उसी से जो है कौरवों ने क्या है कि पांडवों के लाक्षागिरी बनवा दिया था, यानी कि था अंदर में क्या है, दीवार के बीच में लाख भर दिया था ताकि जले ना तो पूरी तरीके से जल जाए, बिल्कुल भवन जल जाए, इसलिए वो लाख से बना हुआ घर था। तो ऐसे पहले बनता था। तो लाख के जैसा हो यानी कि लाल हो, किसके जैसा, तो खरगोश के रंग के जैसा, और लाही के लाख के जैसा जो गहरा लाल हो, इसका स्वरूप है। और जो कहा है जो सफेद कपड़े को विरूप ना करे, अर्थात जब रज क्या है कि कपड़े में लग जाता है तो कपड़े को धोने पे यानी कि जो दाग होता है, धब्बा है, वो मिट जाना चाहिए। इसी को हम कहते हैं, ये ओरिजिनल मतलब कि ये जो है आर्तव, यानी कि ये शुद्ध आर्तव का लक्षण है जी, शुद्ध आर्तव का यानी कि शुद्ध रज का। अब देखिए क्या है, कभी मैं रज शब्द यूज कर रहा हूँ, कभी मैं आर्तव शब्द यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे जो है आपको समझना है। और हमने देखिए क्या है कि रस धातु का उप धातु में स्तन रज लिया है, रक्त धातु के मल के रूप में आर्तव लिया है, तो इसको भी समझेंगे जी, है ना। तो ये रज क्या है, आर्तव क्या है, तो इसका डिफिनेशन क्या है, क्या ये दोनों अलग है, ये दोनों एक ही हैं। तो देखिए दोनों एक ही है जी, लेकिन स्टेज है जी, प्रथम स्टेज रज है और आर्तव क्या है जी, लास्ट स्टेज है जी, ठीक है, आपको ऐसा समझना है। तो हम इसलिए आर्तव की बात करें। रज का स्वरूप क्या है जी, खरगोश के रक्त के जैसा हो और लाही के जैसा हो, और कहते हैं कि वस्त्र से रजस से यानी कि रज यानी कि जिस वस्त्र में रज लग गया हो, तो यदि उस वस्त्र को धोएं, सफेद वस्त्र को, तो जो है सफेद जो कपड़े हैं उस पे दाग धब्बा ना हो, ये शुद्ध आर्तव का लक्षण है। तो इसके बारे में जो है महर्षि क्या ये भाव प्रकाश मिश्र ने क्या कहा, ये पढ़िए, आर्तव के स्वरूप। थोड़ा सा जूम कीजिए ना। हाँ पढ़िए। आर्तव के स्वरूप, रस से ही स्त्रियों के रज उत्पन्न होकर प्रति मास में 3 दिन तक निकलता रहता है और वो रज 12 वर्ष की अवस्था के बाद निकलता है और 50 वर्ष की अवस्था के बाद बंद हो जाता है तथा प्रतिदिन 1 मास तक थोड़ा थोड़ा करके सृज होता रहता है। बाद 1 मास के स्राव का समय होने पर
वायु उसे धमनियों के द्वारा योनि के मुख की तरफ से ले आता है और उस समय वो देखने में कुछ विवर्ण तथा काले रज का मालूम पड़ता है। हाँ जी, देखिए ऐसा बताया गया है कि आर्तव का स्वरूप, तो रज क्या है, आर्तव क्या है, आगे मैं बताने वाला हूँ। आर्तव का स्वरूप क्या, पहले ये देखते हैं। तो रस से ही स्त्रियों के रज उत्पन्न होता है जी, है ना। तो रस से ही, क्योंकि रस का क्या है, उपधातु रज है ना, पहले बता दिया। तो यानी कि रस से ही उत्पन्न है, ठीक है। तो रस से ही स्त्रियों के रज उत्पन्न होकर प्रति मास में 3 दिन तक निकलता है, ठीक है। स्त्री मतलब स्त्री जाति में, ठीक है, 3 दिन तक निकलता है। और ये स्टार्ट कब होता है, तो सभी स्त्री जाति में नहीं होता है, बल्कि 12-13 साल या 10-12 साल 13 साल इस प्रकार से उम्र की अवस्था के बाद निकलता है। और 50 तक जो है ये रज की जो है निर्माण होता है। और प्रतिदिन क्या है कि प्रतिदिन थोड़े थोड़ा क्या है कि संचित होता है, लेकिन निकलता है 3 दिन। तो संचित कहाँ होता है, तो गर्भाशय में होता है ना। और ये जो है एंड्रोमेट्रियम लेयर बनाता है, गर्भसैया बनाता है ना, गर्भाशय है, ठीक है। तो गर्भाशय में बच्चा जो है निर्माण होगा आगे चल करके, जिसका शादीशुदा हो गए तो अगर क्या है कि सहवास करने पे क्या है कि उनका जो है गर्भधारण होगा, तो फिर क्या है कि गर्भसैया बनता है प्रति महीना। लेकिन जब क्या है कि कोई गर्भ ही नहीं ठहरा, तो क्या है कि गर्भसैया नष्ट हो जाता है। समझ रहे हैं। तो गर्भसैया क्या है जी, यही है रज। रज क्या है जी, जिसको एंड्रोमेट्रियम कहते हैं, है ना, मॉडर्न में, यानी कि गर्भसैया। तो ये जो है रस से ही निर्माण होता है, गर्भसैया। लेकिन गर्भधारण होता नहीं है, तो ये लेयर टूट जाता है, ये सैया टूट जाता है, या कहीं नष्ट हो जाता है, और इसके बाद जो है निकल जाता है। तो कितने दिन निकलता है जी, तो 3 दिन निकलता है। लेकिन जब क्या है कि गर्भसैया का निर्माण होता है, महीने भर में थोड़ा थोड़ा होते रहता है। और जब अगर गर्भ कंसीव हो गया, तो गर्भ ठहर गया, तो गर्भसैया टूटेगा नहीं, टूटेगा। तो इसलिए क्या है कि जो गर्भवती हैं 1 महीने 2 महीने 3 महीने जब तक हैं, तब तक क्या है कि कोई भी रज यानी कि आर्तव नहीं निकलता है, पीरियड नहीं होता है, सभी को पता है। तो क्यों नहीं होता है, तो सिंपल है जी, यानी कि गर्भसैया यानी कि जो है गर्भ ठहर गया है, तो जो सैया रहेगा तभी तो गर्भ ठहरेगा। और सैया हटा देंगे, हटेगा ही नहीं पहले, क्योंकि प्रकृति का नियम है। क्योंकि यहाँ पे जो है बच्चा शयन कर रहा है, तो गर्भ सैया रहेगा तब ना शयन करेगा गर्भ। तो यही बात है यहाँ पे कि जो आर्तव का स्वरूप क्या है, तो आर्तव का स्वरूप ये है जी कि ये स्त्री जाति में जो है क्या है कि प्रति माह जो है 3 दिन निकलता है। वैसे प्रति माह नहीं होता है, बल्कि 28 दिन का होता है ये, है ना। लेकिन हम 1 महीना मानते हैं, 1-2 दिन का तो आगे पीछे भी होता है, लेकिन ये भी विकृति है। जो सही है, कुदरती है, वो 28 दिन में, मतलब कि 28 घंटे 28 दिन कुछ घंटे का रहता है मामला, लेकिन 28 दिन हम मान लेते हैं सही से। तो इस प्रकार से क्या होता है कि 3 दिन तक जो है क्या है कि ये रज जो है निकलता है। और ये 12 वर्ष के बाद जो है शुरू होता है, शास्त्रों में तो 12 साल के बाद बताया गया है, ठीक है, इस प्रकार से। लेकिन क्या है, अगर समय से 12 साल से पहले भी आता है तो ये विकृति है। जैसे किसी के 8 साल में, 10 साल में, 12 है ना, 11 साल में, तो ये विकृति है। क्या विकृति है, तो स्त्री ने यानी कि उसने उस बालिका ने ऐसे आहार विहार का सेवन किया, ऐसे उष्ण, ऐसे तीक्ष्ण, ऐसे उत्तेजक पदार्थों का सेवन किया, तो क्या है कि ये जो है रज है, ये 12 वर्ष से पहले भी आ सकता है। उष्ण तीक्ष्ण सेवन करने से कुछ ऐसे, है ना, क्या है कि खट्टा मीठा इस प्रकार से कुछ ऐसी चीज़ें खा लिया, है ना, फास्ट फूड खा लिया, तो इससे क्या है कि जल्दी विकास हो जाता है, और रज जो है 12 वर्ष से पहले भी निकल सकता है। इस प्रकार से 50 साल तक जो है चलता है, या पहले भी बंद हो सकता है। तो प्रतिदिन 1 मास तक थोड़ा थोड़ा करके संचित होता है, थोड़ा थोड़ा संचित होता है, यानी गर्भसैया का निर्माण करता है। लेकिन जब गर्भ नहीं ठहरता है, तो ये गर्भसैया टूट जाता है और 28 दिन पे, और ये जो है 3 दिन तक निकलता है जी, ठीक है। योनि के मुख की तरफ ले आता है, यानी कि ये वायु का काम है जी, वायु के द्वारा, अपान वायु का क्षेत्र है ये, ठीक है। तो अपान वायु क्या करता है, अपान वायु क्या करता है कि उसे धमनियों के द्वारा योनि के माध्यम से निकाल देता है, योनि के मुख के तरफ ले आता है और वो निकाल देता है, जो देखने में कुछ विवर्ण लगता है, यानी काले रंग का मालूम पड़ता है, कुछ काले रंग का मालूम पड़ता है। और कहते हैं ये जो शुद्ध आर्तव है,
है ना। इसका लक्षण मैंने बता दिया, खरगोश के रक्त के सदृश होता है, लाख के जैसा होता है, और कहते हैं कि जिसे कपड़े में दाग ना पड़े ऐसा आर्तव होता है। कहते हैं वैद्य लोग इसकी प्रशंसा करते हैं। और भाव प्रकाश निघंटू ने कहा है कि ऐसे ही शुद्ध आर्तव वाले स्त्री गर्भ को धारण कर सकता है। तो ये भी बता दिया गया है जी। अर्थात क्या है कि जिनका आर्तव इस प्रकार का नहीं है, यानी कि कपड़े में, है ना, तो कपड़े में लग गया तो कपड़े में लगने के बाद, धुलने के बाद वो धुलता नहीं है, यानी कपड़े में दाग कर देता है, तो इसका मतलब है उसका रस धातु खराब है। अब तो उसका रस धातु सही करो। इसका आर्तव भी सही नहीं है, तो आर्तव ही सही नहीं है तो गर्भ ग्रहण करने के योग्य आर्तव ही नहीं है, तो गर्भ कंसीव नहीं होगा। ठीक है, संतान उत्पन्न नहीं होंगे। तो पहला जो है ऐसे कोई पेशेंट जो आपके पास आते हैं, कहते हैं कि क्या है कि गर्भ नहीं रुक रहा है, तो पहला ही प्रश्न होगा या फिर पहला ही टेस्ट होगा, पहला ही परीक्षण करेंगे कि उसका आर्तव कैसा है, यानी कि उसका आर्तव की स्वरूप क्या है। अगर इस प्रकार का है, उससे पूछेंगे पेशेंट से कि इस प्रकार का है तो बताओ, है ना, कि जो आर्तव है कपड़े में लगने के बाद क्या ये दाग कर देता है, धब्बा रह जाता है, या पूरी तरीके से छूट जाता है। कहते हैं नहीं, दाग कर देता है, नहीं छूटता है। इसका मतलब है उसका रस धातु विकृत है, तो उसके रस धातु के ऊपर फोकस किया जाए, रस धातु को बढ़ाया जाए। अगर घटा है तो, और घट गया है तो बढ़ाया जाए, और बढ़ा हुआ है तो घटाया जाए, तो उसका सही होगा। ठीक है जी। तो गर्भ ग्रहण करने के योग्य आर्तव आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ जी। ठीक है, मेरा इसमें 2 सवाल था। हाँ जी, मैं पूछ लूं? हाँ जी, पूछ लीजिए। मेरा सवाल ये था कि जितने भी लेडीज को जो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है, उसमें हम लोगों को रस धातु पे फोकस करना है। बिल्कुल। और दूसरा सवाल ये था कि रस धातु का जो वृद्धि या क्षय सिर्फ महिलाओं में होता है कि पुरुषों में भी होता है? सभी में होता है, स्त्री पुरुष सभी में होगा, और अलग अलग रोग होंगे, क्योंकि पुरुषों का कोई उपधातु नहीं है। स्तन और रज जो है ये तो स्त्रियों का उपधातु हो सकता है, पुरुषों का है नहीं। तो इस प्रकार से जो पुरुषों का जो है इसमें रस में से कुछ नहीं है जी, है ना। रस धातु विकृति पुरुषों में हो तो कैसे पता चलेगा? सभी पता चलेगा ना। तो पुरुषों में क्या होगा, वो तो रस धातु के क्षय और वृद्धि के अन्य रोग देख लेते हैं ना। जैसे क्षय हो जाएगा रस धातु का क्षय हो जाएगा, तो अन्य सभी धातुओं का क्षय हो जाएगा। ठीक है, तो उसको तृप्ति नहीं मिलेगी, पोषण नहीं होगा, दुबला पतला रहेगा, संतुष्टि नहीं मिलेगी, इस प्रकार से। और रस धातु की वृद्धि हो जाएगी तो सभी धातुओं की वृद्धि हो जाएगी, तो मोटा हो जाएगा, तगड़ा हो जाएगा, कफ की समस्या रहेगी, इस प्रकार से होगा। पुरुषों में ये होगा और स्त्रियों में इस प्रकार से हो सकता है ना। स्त्रियों में भी जो पुरुषों के हो रहे हैं रोग वो स्त्रियों में भी होंगे, लेकिन ये तो समस्या विशेष होगा, स्तन से संबंधित और गर्भ से संबंधित 2 एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो स्त्रियों को इस प्रकार से विशेष रोग हो सकते हैं, क्योंकि विशेष अंग जो है ट्यूमर हो रहा है क्या, यानी कि उसका धातु, अगर किसी को ब्रेस्ट ट्यूमर हो रहा है, हाँ, स्तन का ट्यूमर हो रहा है, हाँ, तो यानी उसकी रस धातु विकृति हो गई है, बढ़ गई है। हाँ, बिल्कुल। क्या है कि वृद्धि हो गई है जी, रस धातु की वृद्धि होने से ट्यूमर हो जाएगा। ठीक है, वृद्धि यानी कि रस धातु की वृद्धि यानी कि आत्माभूत की वृद्धि। ठीक है, और आत्माभूत की वृद्धि इसका मतलब है कि पृथ्वी महाभूत यहाँ उत्पन्न होने वाला है। तो ट्यूमर क्या है, साक्षात पृथ्वी महाभूत है, आप ऐसा मान सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, रस धातु की वृद्धि को रोकेंगे। तो यानी वृद्धि तभी रुकेगा, वृद्धि तभी हुआ है जब अग्नि मंद हुआ है, तो हम रस धातु की अग्नि बढ़ाने का काम करेंगे औषधियों के माध्यम से। ठीक है, जो अगले नेक्स्ट क्लास में हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। रस धातु पाचक पढ़ाने वाला हूं मैं आपको, धातु पाचक सिद्धांत देने वाला हूं, पढ़ाने वाला हूं। इसमें सभी धातुओं के बारे में, सभी धातुओं की अग्नि कैसे बढ़ाएं, कौन से धातु के अग्नि बढ़ाने के लिए कौन सी जड़ी बूटी हैं, ये सब शास्त्रों में वर्णन है, ये बताएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए क्या है, आपने तो ब्रेस्ट का पूछ लिया, आपने यूट्रस का नहीं पूछा। यूट्रस में भी कहीं गांठ हो जाता है, तो क्या है कि ये रस धातु और रक्त धातु की ही विकृति है ये। ठीक है, यानी कि वहां पे क्या है, रस धातु और रक्त धातु की वृद्धि, रस धातु की वृद्धि यानी कि रक्त धातु की वृद्धि। तो इस प्रकार से रस और रक्त धातु की वृद्धि होने से ट्यूमर हो सकता है जी,
स्त्रियों में ब्रेस्ट में और यूट्रस में ट्यूमर हो सकता है। तो आपके क्या है, कोई ऐसे पेशेंट होंगे केस टेकिंग किए होंगे या होंगे, तो इनका जब आप रस धातु को अच्छा करेंगे तो इनका ब्रेस्ट ट्यूमर भी ठीक होगा और यूट्रस ट्यूमर भी ठीक होगा जी। ठीक है जी, और इन दोनों से जुड़े हुए सारी प्रॉब्लम भी ठीक होगा। ठीक है, चलिए ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए क्या है कि गर्भ ग्रहण करने के योग्य आर्तव आपको पता चल गया है ना। ये कैसे शुद्ध होगा, यानी कि शुद्ध आर्तव का क्या पहचान है, यानी कि कैसे स्त्री जो है गर्भ को धारण कर सकता है, ये आपको जो है सबसे बड़ा जो है ना लक्षण मिल गया है जी, है ना। तो और क्या इस पे हमें लाइन ऑफ ट्रीटमेंट करना है, किस धातु पे फोकस करना है, ये भी आपको पता चल गया। चलिए ठीक है, अब देखिए सुश्रुत ऋषि ने, हाँ जी संदीप जी। गुरुजी यहाँ पर एक प्रश्न ये है कि जैसे आपने बताया जो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होता, ये तो कारण बताया आप, और यहाँ पे एक और होता जो बोलते हैं कि ट्यूब ब्लॉक है। हाँ, तो ये इसमें क्या है, ये सब कुछ बताएंगे? ये भी बताएंगे जी, हाँ बिल्कुल बताएंगे, ये रक्त धातु में बताएंगे। ठीक है, वैसे मैं बता दूं ये भी पृथ्वी और आप महाभूत का ही बढ़ने से हुआ है। ट्यूब ब्लॉक क्यों हुआ, ब्लॉक मतलब क्या है कि वहाँ पे आकाश महाभूत घट गया, वहाँ पे पृथ्वी महाभूत बढ़ गया। तो हम बढ़ा कैसे है, तो निश्चित रूप से अग्नि मंद होने से बढ़ा है। हम यहाँ पे अग्नि बढ़ाने का ही काम करेंगे केवल। जैसे ही रस धातु, इसमें भी रस धातु के ही फोकस करना है जी। अगर ट्यूब ब्लॉक भी होगा ना तो निश्चित रूप से उसका जो है आर्तव अच्छा नहीं होगा, है ना। तो जैसा कि सर देखा गया ना कि एलोपैथ में सर बहुत ट्यूब मतलब खोले, मतलब बोला गया खोले, लेकिन तब भी नहीं होता वहाँ पे। हाँ हाँ कंसीव का भी। हाँ बिल्कुल सही है ये तो बात, है ना। ऑपरेशन भी हो जाता है फिलिपियन ट्यूब का, लेकिन फिर भी नहीं हो पाता है कंसीव। चलिए तो चर्चा करेंगे, बिल्कुल हम बताएंगे, इसकी चिकित्सा भी बताएंगे। अभी हमने जो ऐसे पेशेंट का केस टेकिंग किया जिनके जो है यूट्रस में क्या है कि ट्यूमर था या फिर ब्रेस्ट में ट्यूमर था, बिल्कुल सफल चिकित्सा किए, है ना। जितने भी पेशेंट का हमने किया है, लेकिन सभी का सफल किए। तो इस प्रकार से क्या है कि अब पढ़ते हैं सुश्रुत ऋषि ने क्या कहा है। तो कहा है उन्होंने कि रस से ही, यानी कि रस धातु से ही, यहाँ पे धातु नहीं है जी, एक भी बात आपको समझ लेना है जी, रस धातु नहीं है यहाँ पे, लेकिन रस ही तो रस धातु बनता है। तो यहाँ पे ये भी आपको समझ लेना है जी, है ना, कि रस नहीं, सॉरी रस धातु नहीं बल्कि रस, है ना। तो आहार परिपक्व होने पर जो स्वच्छ बनता है, स्वच्छ एवं मधुर रस उत्पन्न होता है, वो है स्तन ने। तो यहाँ पे यही मैं समझाना चाह रहा हूँ जी कि रज जो है ना, रज के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे सुश्रुत ऋषि ने बताया है कि रस से ही स्त्रियों में रज संजक रक्त प्रवर्तित होता है, यानी कि रस से ही रज उत्पन्न होता है और ये रक्त प्रवर्तित होता है, यानी कि रक्त के जैसा होता है कि नहीं। यह रज नाम का रक्त क्या है, ये रक्त के जैसा रजो दर्शन, यानी कि 12 वर्ष की आयु के पश्चात प्रकट हो 50 वर्ष की आयु, यही जो पहले हमने बताया था आपको। तो ये जो है रज जो है रक्त, रज नामक का जो रक्त है ना, रक्त इस प्रकार से रक्त के जैसा होता है, ये बताया सुश्रुत ने। और उन्होंने ये भी बताया है, ये लाइन पढ़िए, बहुत ही अच्छा ये लाइन है, यद्यपि रस से ही रज बनता है, ये लाइन पढ़िए। यद्यपि रस से ही रज बनता है किंतु वह अग्नि गुण प्रधान होता है। रस की सौम्यता उसमें नहीं रहती क्योंकि गर्भ अग्नि और सोम गुण प्रधान होता है। हाँ ऐसा बताया गया है जी। देखिए सुश्रुत ऋषि ने बोला है कि शुक्रम सौम्यम आर्तवम आग्नेयम, ऐसा बताया कि आर्तव जो है, यानी कि आर्तव क्या है और ये रज क्या है, ये तो अभी डिफरेंस करने वाले हैं। तो फिर वैसा बताया गया यद्यपि रस से ही रज बनता है, रस से ही रज बनता है किंतु वह अग्नि गुण प्रधान है। रस क्या है जी, रस तो मैंने बताया कि सौम्य है, सभी को बताया है कि रस क्या है, मधुर है, चिकना है, सफेद है, स्निग्ध है। लेकिन रज क्या है, रज अग्नि गुण प्रधान है, रस की सौम्यता उसमें नहीं रहती क्योंकि गर्भ अग्नि और सोम गुण प्रधान होता है, अग्नि, है ना। तो इस प्रकार से बताया गया है कि जो पुरुष का जो शुक्र है वो सौम्य है, उसमें क्या सौम्यता है चंद्रमा के जैसा, लेकिन
जो स्त्रियों के जो रज है, या रज नहीं, रज के बारे, हाँ रज जो है, या फिर कहिए आर्तव जो है, ये आग्नेय है, ये सूर्य के समान है। ठीक है, इस प्रकार से तो भागवत ने आसान समझ के लिए मासिक धर्म के रक्त के निर्माण के 2 चरण को समझाया है जी। तो मैंने बताया ना कि रज क्या है, ये आर्तव क्या है, तो इसका दोनों एक ही है, रस ही है, लेकिन ये रस के उपोत्पाद का सार भाग रज है, और ये 2 चरण है, अलग अलग स्टेज में होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है कि आपको मैं बताता हूँ, है ना। यहाँ से पढ़िए कोई भी साथी, ये लाइन पढ़ दीजिए। यह रज गर्भाशय में पहुंचता है, यह रस गर्भाशय में पहुंचता है और जमा होता है, और महिलाओं में हर महीने 3 दिनों के लिए बाहर निकल जाता है। मासिक धर्म के दौरान गर्भाशय या योनि से बाहर निकलने वाले रज को आर्तव कहते हैं। भागवत ने शरीर विज्ञान को आसानी से समझने के लिए मासिक धर्म के रक्त को 2 शब्दों से नामित किया हुआ है। हम अनुमान लगा सकते हैं कि रज रक्त से बनता है, लेकिन मासिक धर्म के दौरान योनि से बाहर निकलने तक इसके रूप और स्थिरता में बहुत सारे बदलाव हो जाते हैं। इसे दर्शाने के लिए उन्होंने 2 शब्दों का इस्तेमाल किया, रज मासिक धर्म के रक्त के शुरुआती निर्माण के लिए, और अर्थवम बाद की अवस्था में परिवर्तित रज के लिए जो मासिक धर्म के दौरान बाहर निकल जाता है। हमें यह याद रखना चाहिए कि चाहे वो रज हो या अर्थवम, यह रस धातु से बनता है। आर्तव को 1 महीने बाद निष्कासित किया जा सकता है, लेकिन यह रज का परिवर्तित रूप है और रज रस का उपधातु या उपधातु है, इसलिए अर्थव रस का उपधातु है। यहाँ पे आर्तव है, इसे आर्तव पढ़िएगा। ठीक है, तो कहीं कहीं हिंदी टाइपिंग में मिस्टेक होता है। देखिए जी, भागवत ऋषि ने लिखा है कि सभी जानते हैं, भागवत ने शरीर विज्ञान को आसानी से समझाने के लिए, यानी कि ये जो प्रोसेस है ना, ये 2 शब्दों से नामित किया है। पहला है रज, दूसरा है आर्तव। तो रज क्या है जी, रज क्या है, तो ऐसा बताया है कि रज मासिक धर्म के रक्त के शुरुआती निर्माण की प्रक्रिया है, यानी कि रस से रज बना और ये गर्भसैया का निर्माण कर रहा है, तो ये रज है। यानी कि जब तक अंदर है, गर्भाशय में गर्भसैया के रूप में है ना, इसको एंड्रोमेट्रियम लेयर कहते हैं, इस रूप में है जब तक, तब तक वो रज है, आर्तव नहीं है वो, ये रज है। इस प्रकार से रज मासिक धर्म के रक्त के शुरुआती निर्माण के लिए, और आर्तव जो है बाद की अवस्था में परिवर्तित रज के लिए है, रज के लिए है। लेकिन जब ये क्या है कि गर्भसैया टूटता है, जब गर्भ धारण नहीं होता है तो गर्भसैया टूट जाता है और ये निकलने लग जाता है, तो जब निकलता है, बाहर निकलता है, तो इसे हम आर्तव नाम के संज्ञा दिए हैं जी, आर्तव। तो लेकिन हमें याद रखनी चाहिए, यह रज का ही परिवर्तित रूप है, यानी कि ये जो रस से ही बनता है, रज रस का उपधातु है, इसलिए आर्तव रस उपधातु, माने आर्तव भी जो है रस धातु का उपधातु है। हाँ, क्या आर्तव जो है, आर्तव यहाँ पे क्या है कि ऐसा समझ सकते हैं, आर्तव को हमने रक्त का मल बताया है जी, इस प्रकार से भी बताते हैं कई आचार्य, है ना। वैसे तो ये उपधातु हो गया, रज हो गया उपधातु, लेकिन आर्तव जब कहेंगे तो ये रक्त का मल कहेंगे इसे, कि ये रक्त का मल के रूप में भी कहीं कहीं जो है आता है ना। तो इस प्रकार से देखिए, ऐसा है कि ये जो है, ये जो रज हैं, ये रक्त के जैसा दिखने वाला जो है, ये क्या है जी, अपने के गर्भाशय के गर्भसैया का निर्माण करता है, और जब गर्भ धारण नहीं होता है तो ये निकल जाता है, यानी कि ये इसका जो है विघटन हो जाता है और ये आर्तव के रूप में निकलता है, जिसे हम क्या है कि रक्त का मल, और रज को जो है रस धातु का उपधातु कहते हैं। तो रज आ गया समझ में जी। रज क्या है, तो रज क्या है कि ये उपधातु है जो रस से ही बनता है, और ये जो है अंदर है,
गर्भाशय में गर्भसैया के रूप में है, लेकिन जब निकलता है तो इसे हम आर्तव शब्द दिए हैं जी। ठीक है, इस प्रकार से कहा। तो इस प्रकार से क्या है, संक्षेप में कहा जा सकता है कि आहार रस या भोजन के रस से, है ना, रस धातु बनती है। इस प्रकार से सभी जानते हैं प्लाज्मा वगैरह इस प्रकार से बनता है, और परिणाम स्वरूप क्या होता है कि ये रस से जो है क्या है कि जब रस बन जाता है तो एक हिस्सा रस धातु को पोषण देता है, यानी कि दूसरा हिस्सा रक्त धातु के निर्माण में मदद करता है ना। तो रस से ही रक्त बनता है और रस से ही रज बनता है ना। तो ये कैसे बनता है इसकी भी प्रक्रिया अगली क्लास में देखने वाले हैं। और रस से ही कफ जो है, कफ जो मल बताया गया है रस से ही बनता है। तो रस से कितनी चीज़ बन रहा है जी, रस से बहुत सारी चीज़ बन रहा है। स्तन बन रहा है, स्तन्य बन रहा है यानी दूध बन रहा है, और रज बन रहा है ना। बाद में वो आर्तव बनता है, और उसी से जो है रक्त भी बन रहा है, और उसी से जो है कफ भी बन रहा है। तो इसलिए अगले क्लास में मैं बताने वाला हूँ कि स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक बलवान क्यों होता है ना। सभी को पता चल गया होगा, क्योंकि स्त्रियों में जो है उसी से स्तन्य भी बन रहा है, उसी से रज भी बन रहा है, लेकिन पुरुषों में तो सीधा सीधा रक्त बन रहा है। तो देखिए, है तो वही रस, लेकिन दूसरा ही इसको हिस्सा करना पड़ता है, एक हिस्सा देना पड़ता है, समझिए। और रक्त इसलिए कम बन पाता है। तो इसलिए कहते हैं ना कि हीमोग्लोबिन बने स्त्रियों में रक्त भी कम होता है। तो क्यों होता है कम जी, केवल रट्टा नहीं मारना है ना, लेकिन समझना है हमें कि कम क्यों होता है। क्योंकि एक हिस्सा रस का जो दो हिस्सा हो जाता है स्त्रियों में, और पुरुषों में तो रस से रक्त बनता है, स्त्रियों में क्या है कि रज भी बनता है, स्तन्य भी बनता है। इसलिए तो यह रज गर्भाशय में पहुंचता है, और महिलाओं में हर महीने 3 दिन के लिए उत्सर्जित होता है। तो कैसे होता है ये भी मैंने बता दिया। जब गर्भाशय यानी कि जब गर्भ नहीं ठहरता है तब होता है, जब गर्भ ठहर जाता है तो गर्भसैया का विकास होता है उसी रस से। ठीक है, तो इस रस ये रज जो है जब बाहर निकलता है उसे हम आर्तव कहते हैं, और यह जो है अग्नेय होता है। ये बात आपको समझ लेनी चाहिए जी, कि जो आर्तव है वो अग्नेय है, और ये रस जो है वो नॉर्मल है। गुरुजी कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ जी, पूछिए। गुरुजी जी, जो मतलब जो पीरियड आता है, जो ब्लड आता है, वो ब्लड और जो हमारे धमनी में ब्लड होता है उसमें क्या क्या अंतर होता है? वो रज है ना, वो तो क्या है पीरियड के दौरान जो इसे हम आर्तव कर रहे हैं, ये रज है जो रस से निकलता है ना। और जो अपना जो धमनी, हाँ मैं बता रहा हूँ, जो धमनियों में बहता है वो रस का क्या है कि सूक्ष्म भाग है ना। रस से जो है पोषण किया गया है ना। ये रक्त धातु है, वो टिश्यू है ना। और ये जो है ये भी टिश्यू है, लेकिन उत्तक है ये जी, है ना, ये रज। और ये तो क्या है कि ये रज जो है ये उपधातु है, और ये क्या है, रक्त क्या है, धातु है। तो धातु क्या कर रहा है, शरीर को धारण और पोषण कर रहा है, लेकिन ये पोषण नहीं करेगा, धारण तो कर रहा है। धारण कैसे करता है, कहते हैं कि स्त्रियों में जितना अच्छा आर्तव होगा उतना ही अच्छा महिला का स्वास्थ्य होगा, जितना खराब ये होगा उतना ही स्त्रियों का जो है स्वास्थ्य खराब होगा। तो स्त्रियों को स्वास्थ्य अच्छा करना है तो बस उसके एक ही फोकस करो, रस और रक्त धातु को अच्छा कर दो, तो इसकी सब चीज़ ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए धमनियों में जो बहने वाला रक्त है वो तो क्या है कि सेल है, वो तो क्या है टिश्यू है, यानी कि लिविंग टिश्यू है जी, है ना, सजीव उत्तक है ये। और ये शरीर का धारण और पोषण कर रहा है, लेकिन ये जो पोषण नहीं करता, केवल धारण करने का काम है ना। तो ये दोनों में अंतर है ना। और ये क्या है कि किस रूप में है, तो ये जो है गर्भसैया के रूप में बनता है, और वो भी क्या है, गर्भ धारण होने पे ये जो है टूटता कब है, जब क्या है कि देखता है कि अब तो क्या है कि कोई काम नहीं है, तो उसे तोड़ देता है अपना शरीर जो है ना। जो क्रिया होते हैं आगे भी बताएंगे, रक्त धातु और पढ़ाएंगे तो और भी बताएंगे, क्योंकि ये रज जो होता है बाद में जो है रक्त का निर्माण माने रक्त के जैसा रूप ले लेता है, इसलिए हम इसे रक्त का मल भी कहते हैं, है ना। तो ये है इसका प्रोसेस, दोनों में बहुत अंतर है ना। एक सवाल और था, जैसे हम लोग जब मैं किसी पेशेंट का, मेरे पास पेशेंट है, यूट्रस में जो गांठें हो जाती है उसके भी है और स्तन में गांठें की भी है, तो इसमें सिर्फ
रस धातु को ही देखना है कि उसकी प्रवृत्ति भी देखनी है? कफ कफ प्रवृत्ति का है या वात प्रवृत्ति का है या पित्त प्रवृत्ति का है? देखिए, दोष भी देखना है, धातु भी देखना है। तो दोष क्या होगा, दोष क्या है, कौन होगा जी आप बताइए। रस धातु खराब है, दोष कौन सा होगा बताइए। रस धातु खराब है तो दोष होगा, कफ होगा, कफ होगा। और धातु क्या है, क्योंकि कफ दूषित हुआ है तभी रस दूषित हुआ है, और पित्त दूषित हुआ है तभी रक्त दूषित हुआ है। क्योंकि आश्रय और आश्रयी, मैंने बताया ना कि कफ धातु का स्थान रस है, तो इसका कफ धातु निश्चित रूप से खराब है ना। तो कफ दूषित है, इसलिए इसका ये दूषित है, तो इसलिए अग्निमंद हुआ है, रस धातु के अग्निमंद हुआ है, तभी ये रस धातु की वृद्धि हुआ है, तभी जो है ट्यूमर हुआ है जी, है ना, ब्रेस्ट में या फिर यूटेरस में है। थैंक यू, धन्यवाद। हाँ जी, हाँ जी। तो चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। और भी किसी साथी का हैंड रेज है, पूछ सकते हैं। गुरु श्रीवास्तव जी। हाँ मेरा है। हाँ गुरु जी, पूछिए। हाँ जी, तो हाँ, गर्भा से निकल देते तब डायरेक्ट रक्त बनता है, रस भी बनता है। गर्भाशय निकाल दिया जाएगा तो फिर क्या बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। हेलो, गर्भशैया ही नहीं रहेगा। चलिए ठीक है, ये जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आपकी आवाज़ भी नहीं आ रही है, लेकिन जब गर्भाशय ही नहीं रहेगा तो गर्भशैया नहीं रहेगा तो फिर कैसे बनेगा, क्या बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। ठीक है, बांसुरी कैसे बजेगा गुरुदेव? क्या, जब वो पार्टी नहीं रहेगा तो उसका प्रोसेस कैसे होगा? हाँ, तो यही इनका सवाल है ना श्रीवास्तव जी का। चलिए ठीक है, और जी, और किसी का कोई प्रश्न है? सुष्मिता विश्वास जी। हाँ सुष्मिता विश्वास जी, आप बोलिए, आपका प्रश्न था, हैंड रेज काफी। हाँ आचार्य जी, जो बेस्ट में ना शिफ्ट होता है वो तो बैड कोलेस्ट्रॉल बताया एलोपैथिक में, तो वो की रस धातु में ही होता है। अच्छा, बैड कोलेस्ट्रॉल बताते हैं कि बैड कोलेस्ट्रॉल से जो है ये ब्रेस्ट ट्यूमर हो जाता है, ये गलत बोलते हैं जी। ये रस धातु, हाँ मतलब कहीं ना कहीं देखिए, कोलेस्ट्रॉल भी अगर सही मान लीजिए, कोलेस्ट्रॉल भी इसे मानते हैं तो चलिए मानने दीजिए, लेकिन ये है क्या, अग्निमंद है। कोलेस्ट्रॉल तभी बनेगा जब अग्निमंद होगा, ठीक है। तो है ये रस धातु की बीमारी है, ठीक है जी। अच्छा, इनका इलाज कैसे करेगा? इसका इलाज हम नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं जी, आप सभी को बताया जाएगा, आप सभी लोग करेंगे, ठीक है। हाँ ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आज हम लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर कर लिया है, सभी धातुओं के उपधातु और मलों के बारे में पढ़ा, और विशेष रूप से रस धातु का जो उपधातु स्तन्य है, इसका स्वरूप हमने देखा, स्तन्य का स्वरूप और रज का स्वरूप, और रज क्या है और आर्तव क्या है, इस दोनों में अंतर हमने देख लिया, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, शांति पाठ करके आज के क्लास को विराम देते हैं। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथिवी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते, शुभ रात्रि। भगवान धन्वंतरि की कृपा सभी पे बने रहे। जय धन्वंतरि, जय आयुर्वेद।